25 मई 1999 शाम का वक्त दिल्ली के एक सरकारी बंगले से एक एयरफोर्स ऑफिसर निकलते हैं। अपनी फ्लैग कार में नहीं बैठते बल्कि एक पुरानी स्टैंड बाय एम्बेसडर में सवार होते हैं जो उनके बंगले में खड़ी थी। इस पर न कोई फ्लैग है न कोई बैज जो बताए कि अंदर कौन है। इस अफसर ने नीले फ्लाइंग ओवरऑल्स पहने हुए हैं और कंधे पर विंग कमांडर की स्ट्राइप्स हैं। लेकिन ये शख्स विंग कमांडर नहीं है। ये हैं भारतीय वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल A.Y. टिपनिस। घर पर उनकी पत्नी को नहीं बताया गया कि वो कहाँ जा रहे हैं। ड्राइवर को भी सिर्फ इतना बताया गया कि आज बड़ी गाड़ी नहीं छोटी गाड़ी निकालनी है। पालम एयरपोर्ट के कोने में एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खड़ा है जिसके क्रू को सिर्फ इतनी ब्रीफिंग मिली है कि उन्हें एक स्पेशल लोड श्रीनगर पहुंचाना है। एयर चीफ प्लेन के पास पहुंचते हैं। पायलट पहले लापरवाही से देखता है, ग्लांस उसको समझ नहीं आता, लेकिन फिर चेहरे पर उसकी नजर जाती है। हड़बड़ाकर पायलट अपनी पहले कैप संभालता है और अटेंशन में खड़ा होकर सल्यूट करता है। एयर चीफ कंधे पर हाथ रखते हैं पायलट के और कहते हैं, रिलैक्स, सब कुछ नॉर्मल रखो, किसी को ये नहीं मालूम चलना चाहिए कि इस एयरक्राफ्ट में मैं हूं। कारण ये था कि अगली सुबह भारतीय वायुसेना का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन शुरू होने वाला था, ऑपरेशन सफेद सागर। कारगिल में भारतीय वायुसेना का निर्णायक एक्शन जो पूरे 2 हफ्ते लेट हुआ, क्योंकि जब कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी फौज कब्जा किए बैठी थी, दिल्ली में आर्मी और एयरफोर्स इस बात पर उलझे हुए थे कि आर्मी को हेलीकॉप्टर मिलेंगे या नहीं, या फिर इस लड़ाई में एयरफोर्स को शामिल होना चाहिए या नहीं। इस ऑपरेशन के 27 साल बाद नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है, ऑपरेशन सफेद सागर। इस एपिसोड में अलिफ लैला के हम बताएंगे कि सीरीज में क्या कुछ दिखाया गया है और वो प्रसंग भी आपको बताएंगे जो सीरीज मिस कर जाती है। एयरफोर्स ने आर्मी को हेलीकॉप्टर्स देने से मना क्यों किया था? वो एक शर्त कौन सी थी जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने रखी थी जिसने पूरी लड़ाई का तरीका बदला? सोनी का वो कौन सा डिवाइस था जो एयरफोर्स ने बाजार से खरीदकर लड़ाई में इस्तेमाल किया? नेटफ्लिक्स की सीरीज दिखाती है कि गोल्डन एरो स्क्वाड्रन दुश्मन की सरहद पार जाकर के एक मिशन करता है। तो क्या असल में ऐसा कोई मिशन हुआ था? पाकिस्तान की कमर किस हमले ने तोड़ी और क्या वो हमला उसी स्क्वाड्रन ने किया था जिसकी कहानी सीरीज में दिखाई गई है? जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला। पाकिस्तान की पत्रकार नसीम जहरा अपनी किताब फ्रॉम कारगिल टू द कू इवेंट्स दैट शूक पाकिस्तान में 16 जनवरी 1999 को हुई एक मीटिंग का जिक्र करती हैं। आपने सुना भी होगा, लेकिन संदर्भ के लिए आपको यहां भी बता रहे हैं। 16 जनवरी को इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई जिसमें 5 लोग थे। पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ स्टाफ उनके जनरल अजीज, 10 कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज ब्रिगेडियर जावेद हसन। इन 4 की जोड़ी को उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के अंदर गैंग ऑफ 4 कहा जाता था और इन चारों के अलावा DGMO थे पाकिस्तान के मेजर जनरल तौकीर जिया। इन्हें कारगिल ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी मिली। मीटिंग में मुशर्रफ ने प्लान शुरू करने का हुक्म दिया और फिर खुद ही बोले कि मान लो अगर प्लान फेल हुआ तो क्या होगा। यह सुनते ही ब्रिगेडियर जावेद, फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज, जो NLI के जवान लड़ रहे थे, इनके ही तहत आते थे। उन्होंने कहा कि हुजूर मेरी गर्दन उतारिएगा। इतने में जनरल महमूद उठते हैं, कहते हैं कि आपकी क्यों मेरी गर्दन कटेगी? मुशर्रफ ये सब सुनते हैं और आखिर में कहते हैं कि तुम दोनों की नहीं, आखिर में कटेगी तो मेरी ही गर्दन होगी। आर्मी हेडक्वार्टर में जब ये सब चल रहा था, पाकिस्तान के वजीर आजम इससे नावाकिफ थे। अक्टूबर 1998 में UN जनरल असेंबली के दौरान नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात से लाहौर बस सेवा का रास्ता निकला था, बस डिप्लोमेसी। 20 फरवरी 1999 को वाजपेयी बस लेकर लाहौर जाते हैं। यात्रा सफल रहती है। मुशर्रफ सैल्यूट करते हैं उनको और लगता है कि भारत पाकिस्तान के संबंध अब सुधर जाएंगे। लेकिन इसी बीच वाजपेयी को सैल्यूट करने वाले मुशर्रफ का कुछ और ही प्लान चल रहा था। 17 मई 1999 इस्लामाबाद से कुछ दूर ISI के ओजरी कैंप ऑफिस में एक मीटिंग होती है। इसमें नवाज शरीफ के अलावा कारगिल गैंग का कोर ग्रुप मौजूद था। ISI के डायरेक्टर जनरल जियाउद्दीन भट्ट वहीं थे। विदेश मंत्री सरताज अजीज, नॉर्दर्न एरियाज एंड कश्मीर अफेयर्स के मंत्री
लेफ्टिनेंट जनरल माजिद मलिक सेना से रिटायर हो चुके थे और विदेश सचिव शमशाद अहमद, इन सबको वहां पे बुलाया गया था। तब तक इंडियन मीडिया में खबरें आने लगी थी कि पाकिस्तानी सैनिकों की देखरेख में कई मुजाहिदीन एलओसी पार करके भारत में घुस आए हैं। जब मीटिंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ ये प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़े हुए। डीजीएमओ ने नवाज से मुखातिब होते हुए कहा कि सर, कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई को और तेज करने के लिए एक प्लान बनाया है। 5 स्टेज का ऑपरेशन है, पहला स्टेज पूरा हो गया। नवाज को फिर एक मैप दिखाया गया और आर्मी मैप था जिसमें पॉलिटिकल मैप की तरह नाम नहीं थे, पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट, एलओसी उस पर मार्क नहीं की गई थी। नसीम जहरा लिखती हैं कि नवाज मैप को ठीक तरीके से समझ नहीं पाए, मैप रीडर वाली स्किल चाहिए थी उसके लिए। तो इन्हें लगा कि अनडिमार्केटेड जोन्स जो हैं उनके कुछ हिस्सों पर कब्जा पाकिस्तान ने किया होगा। मैप दिखाकर जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज से कहा कि मेरा सारा तजुर्बा कहता है कि इस मिशन में जीत की पूरी गारंटी है। इसके बाद नवाज को थोड़ा और गैस भी दी गई कि जिन्हों ने पाकिस्तान बनाया, अब वही मौका आपके पास है, कश्मीर को आप वापस पाकिस्तान में ला सकते हैं। नवाज तुरंत हामी भर देते हैं, जबकि कुछ दिन पहले वो लाहौर डिक्लेरेशन पर दस्तखत करके आए थे। नसीम जहरा लिखती हैं कि विदेश मंत्री सरताज अजीज ने जब उन्हें इसकी याद दिलाई तो शरीफ ने कहा कि क्या हम कागज पत्थर के सहारे कभी भी कश्मीर हासिल कर सकते हैं। नवाज और मुशर्रफ की इस मीटिंग के बाद डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिकार अली उनसे मिलने पहुंचे और इफ्तिकार ने पूछा कि क्या सेना ने आपसे एलओसी पार करने की इजाजत ली है। नवाज चौंक गए, एलओसी कैसे पार हो गई। तब इफ्तिकार अली ने नवाज को पूरी बात बताई कि असल में पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पार करके कारगिल में पोस्ट बनाई है, इलाका ऑक्यूपाई किया है। नवाज ने अगले दिन एक और मीटिंग बुलाई फिर, और इस मीटिंग में नवाज दो टूक पूछते हैं कि आपने किसकी इजाजत से एलओसी पार की। नवाज के अपॉइंट किए हुए जनरल परवेज मुशर्रफ उल्टा जवाब देते हैं कि आप कहते हैं तो फौज को वापस बुला लेता हूं, और ये सुनते नवाज के तेवर बदलते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी इफ्तिकार अली की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, सेना भी सरकार का ही हिस्सा है, आज से हम इस ऑपरेशन में सेना की मदद करेंगे। कारगिल घुसपैठ में मुशर्रफ की प्लानिंग और नवाज शरीफ का बेखबर होना। नेटफ्लिक्स की सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर इसी पॉइंट से शुरू होती है। सीरीज में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड दिखाया गया है, फैक्चुअली करेक्ट, और ये अपने सिपाहियों को मुजाहिदीन के भेस में हिंदुस्तान भेजने का फैसला करते हैं, ये भी बात फैक्चुअली करेक्ट है। सीरीज में आप जिनको मुशर्रफ बने हुए देखते हैं उनका नाम है मानुऋषि चड्ढा। सीरीज में दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में अंधेरे में रखा गया था, और शरीफ ने बाद में यह कहा भी था कि फौज ने उन्हें इसके बारे में ठीक से नहीं बताया, और गंभीरता का अंदाजा जब हुआ तब बात बहुत आगे बढ़ गई थी। हालांकि मुशर्रफ अपनी आत्मकथा में इससे बिल्कुल उलट दावा करते हैं कि शरीफ और बाकी नेताओं को ऑपरेशन की जानकारी दी गई थी एंड दे वर इन। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ फरवरी या शायद जनवरी के ही आखिरी दिनों में शुरू हो गई थी। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि 1998 के ही सेकंड हाफ में ये लोग वहां पे आके बैठने लगे थे, जबकि भारत में इसकी खबर मई 1999 में लगी। 3 मई 1999 को कुछ स्थानीय चरवाहे अपने जानवर लेकर ऊपर गए। एक याक खो गया था तो उसको दूरबीन से देख रहे थे बटालिक सेक्टर में, और वहां उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो चोटी से उतर नहीं रहे थे, वो ऊपर जमे हुए थे। 5 मई को इंडियन आर्मी की एक ब्रिगेड गश्ती टुकड़ियां भेजती है और घुसपैठ की पुष्टि हो जाती है नाले नाले के रास्ते जाते हुए। 8 मई को एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर्स द्रास के पास तोलोलिंग के ऊपर से उड़ान भरते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं, और इनके असेसमेंट से ये बात पता चलती है कि मामला कुछ घुसपैठियों का नहीं है, बहुत बड़ा एनिमी प्रेजेंस है। एलओसी के हिंदुस्तान वाली तरफ लगभग 130 चौकियों पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने। इस इलाके में पाकिस्तानी फौज की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 1,500 से 2,000 जवान तैनात थे, जिन्हें कम से कम 18 आर्टिलरी बैटरीज का सपोर्ट मिल रहा था, जिनमें से ज्यादातर एलओसी के उस पार से गोले दाग रही थी। मतलब एक आरटी ब्रिगेड से भी बड़ा फायर सपोर्ट इनके पास था। और चूंकि ये लोग हाइट्स पर बैठे थे, वहां से हाईवे को देख पाते थे, तो आर्टिलरी के लिए स्पॉटर्स का काम करते थे। ये यहां से रेफरेंस भेजते थे और गोला एक्यूरेट पीओके से आकर यहां गिरता था हिंदुस्तान में।
अब वो हिस्सा शुरू होता है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है और जिसे नेटफ्लिक्स की सीरीज अवॉइड करती है। तारीख 9 या 10 मई की थी। दिल्ली में वायु भवन में एयर चीफ मार्शल ए वाई टिपनिस अपने ऑफिस में थे और तभी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ चाय पर मिलने उनसे आते हैं और ये एक डेली अफेयर था। लेकिन उस दिन जब वाइस चीफ आते हैं, थोड़े परेशान होते हैं, बैठते ही कहते हैं कि सर, इंटेल वाले बता रहे हैं कि कारगिल में कुछ दिक्कत हुई है, शायद आर्मी किसी मुश्किल में है। एयर चीफ पूछते हैं कि किस तरह की मुश्किल है। जवाब मिलता है कि ठीक ठीक नहीं मालूम है, लेकिन असामान्य रूप से गोलाबारी हो रही है। अक्टूबर 2006 में फोर्स मैगजीन में छपे एक लेख ऑपरेशन सफेद सागर में एवाई टिपनिस लिखते हैं कि जब उन्होंने मामले का पता किया तो परेशान करने वाली बात सामने आई। आर्मी की नॉर्दर्न कमांड, जो कारगिल इलाके की जिम्मेदार थी, उसने एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड को कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया था, जबकि जंग की हालत में इसी कमान के साथ उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। उल्टा आर्मी ने सीधे जम्मू कश्मीर हेडक्वार्टर में बैठे एयर ऑफिसर कमांडिंग से कहा कि हमें मी-25 और मी-35 गनशिप्स चाहिए, कुछ घुसपैठियों को हमको हटाना है। इंडियन एयरफोर्स के पास सोवियत यूनियन से लिए मी-35 थे, जिन्हें अकबर नाम दिया गया था। एक बहुत ही केपेबल अटैक हेलीकॉप्टर है जो क्लोज एयर सपोर्ट के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। रॉकेट्स दाग सकता है, मिसाइल्स दाग सकता है, बड़े कैलिबर वाली गोलियां बरसाकर इन्फेंट्री को सपोर्ट कर सकता है, दुश्मन की इन्फेंट्री को सप्रेस भी कर सकता है। तो आर्मी का थॉट ये था कि चोटियों पर बैठे जो पाकिस्तानी हैं, उन पर अगर मी-35 का इस्तेमाल हुआ तो उनके पांव आसानी से उखड़ जाएंगे। लेकिन यहां एक दिक्कत थी। मी-35 सोवियत यूनियन के जो लंबे चौड़े मैदानी इलाके हैं उनके लिए डिजाइन किया गया था और ये अटैक हेलीकॉप्टर होने के साथ साथ एक ट्रूप कैरियर भी था और इसीलिए ये एक भारी हेलीकॉप्टर था। इसमें 8 जवान अपने किट्स के साथ जा सकते हैं क्रू के अलावा। तो ये जो वजन है, ये सी लेवल या किसी प्लेटो पर कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है। लेकिन कारगिल की लड़ाई 14 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई थी, कुछ केसेस में इससे भी ज्यादा। इस ऑल्टीट्यूड के लिए मी-35 को डिजाइन ही नहीं किया गया था। तो लोकल एयरफोर्स कमांडर्स का तर्क यह था कि जिस हाइट पर सेना हेली सपोर्ट मांग रही है, वहां तक हेलीकॉप्टर अपने पूरे वेपन लोड और फ्यूल के साथ ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हवा इतनी पतली है कि रोटर को पकड़ने के लिए कुछ मिलेगा नहीं वहां। अब आर्मी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो ये टेक्निकल जवाब उनको पसंद आया नहीं, तो उन्होंने अपना रास्ता निकाला। नॉर्दर्न कमांड ने आर्मी एविएशन कोर के हेलीकॉप्टर्स थे उनके पास, चीता, उन पर मशीन गन लगा करके उन्हें हमले पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी। चीता एक बहुत ही हल्का और छोटा हेलीकॉप्टर है जो ऊंचाई पर उड़ने के लिए बड़ा मशहूर है, लेकिन ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। सामान पहुंचाने के लिए है, घायलों को लाने के लिए है, रेकी करने के लिए है। एक्टिव कॉम्बैट के बीच उड़ने के लिए इसको नहीं बनाया गया है। कोई आर्मर इसमें नहीं होता है, कोई काउंटर मेजर इसमें नहीं होता है। एयर चीफ मार्शल टिपनिस इस डिसीजन के बारे में लिखते हैं कि अंडे के छिलके जितने मजबूत चीता को हमले पर भेजना ऐसा था जैसा किसी मुर्गी को हलाल होने भेजा जाए। यहीं से असली टकराव भी शुरू होता है आर्मी और एयरफोर्स के बीच का। एयर चीफ टिपनिस का कहना था कि एयरफोर्स मदद तो करेगी ही, बिल्कुल लड़ाई हमको लड़ना ही है, लेकिन 2 चीजें हैं। पहली, सरकार का अप्रूवल होना चाहिए, और दूसरा, हेल्प किस तरह करनी है ये एयरफोर्स को डिसाइड करने दीजिए, आर्मी नहीं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इससे बिल्कुल अग्री नहीं करते थे। उनका तर्क था कि आर्मी रोजी जरूरत पड़ने पर गोला दागती है, तो हर बार सरकार से थोड़ी परमिशन लेंगे। और अगर फाइटर जेट्स भेजने की बात होती, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हम मांग रहे होते, तब ठीक है कि पॉलिटिकल अप्रूवल होना चाहिए, लेकिन हेलीकॉप्टर तो ब्रेड एंड बटर है, रोज इस्तेमाल होता है, ये तो फौज का अंदरूनी मामला होना चाहिए, इसको आप क्यों एस्केलेट कर रहे हैं। एयर चीफ टिपनिस राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि तोप का गोला जमीन से चलता है, जमीन पर गिरता है, दुनिया को मालूम नहीं चलता। लेकिन जैसे ही आसमान में कोई फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर उड़ता है, एक अलग मैसेजिंग होती है। दुश्मन इसका क्या जवाब देगा ये कोई जानता नहीं है। हो सकता है कि वो अपनी एयरफोर्स भी उतार दे और उसके बाद ये लड़ाई कारगिल की चोटियों तक सीमित नहीं रहेगी, पूरी ही सरहद पर फैल सकती है। एयर चीफ टिपनिस सतर्कता बरतना चाह रहे थे और उनकी बात में वजन था। क्यों? क्योंकि पिछले साल 1998 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। यानी यह तय करना कि एयरफोर्स का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, ये आर्म फोर्सेस नहीं डिसाइड कर सकती थी। इसके लिए पॉलिटिकल अप्रूवल चाहिए था एज पर एवाई टिपनिस।
दूसरी दिक्कत टेक्निकल थी। कारगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के पास शोल्डर फायर्ड स्टिंगर मिसाइल्स थी और ये हीट सिग्नेचर को फॉलो करती हैं। किसी भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का सबसे गर्म चीज उसका इंजन होता है, बहुत हीट पैदा करता है। जेट इंजन ही हेलीकॉप्टर में भी लगता है। स्टिंगर जैसी शोल्डर फायर्ड मिसाइल को चलाने के लिए जो चलाने वाला होता है उसको बहुत एक्यूरेट निशाना नहीं लगाना पड़ता है, उसे बस एयरक्राफ्ट की तरफ एम करके फायर करना है। मिसाइल खुद एयरक्राफ्ट से निकल रही गर्मी को ट्रैक करती है। एयरफोर्स का तर्क था कि उसके अटैक हेलीकॉप्टर्स के रॉकेट्स की जो रेंज थी, स्टिंगर की मार उससे कहीं ज्यादा दूर तक थी। मतलब कारगिल की पहाड़ियों पर इफेक्टिव फायर दुश्मन के पास था, न कि हमारे पास। आर्मी और एयरफोर्स के बीच ये तनातनी चलती रही। 16 मई को तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। आर्मी चीफ उस वक्त विदेश दौरे पर थे, इसलिए नेवल चीफ ने अध्यक्षता की बैठक की और यहां तय हुआ कि फिलहाल जैसे हालत हैं वैसे ही रहने देते हैं। 17 मई को एक और बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आते हैं। फैसला फिर वही रहता है कि जो चल रहा है चलने दो। 18 मई को सीधे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तक मैटर जाता है, यानी सरकार की सबसे बड़ी कमेटी जो सुरक्षा से जुड़े सारे अहम फैसले लेती है। बिग फोर उसी में बैठते हैं। टिप्पणीस लिखते हैं कि उस बैठक में विदेश मंत्री ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब आर्मी के पास नहीं था। सवाल यह था कि दुश्मन का इरादा एग्जैक्टली क्या है, वो चाहता क्या है। टिप्पणीस के मुताबिक आर्मी ने अभी तक इस पहलू पर सोचा नहीं था। वो घुसपैठियों को एक्सपेल करने में लगी थी बिना ये तय किए कि घुसपैठिए हैं कौन और उनका मकसद क्या है। विदेश मंत्री की राय ये थी कि एयरफोर्स को उतारते ही मामला इंटरनेशनल हो जाएगा और फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। जमाना वो था जब कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बन जाने का बड़ा डर हुआ करता था हिंदुस्तान में। तो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आखिरी सिफारिश अपनी दी कि अभी एयर पावर का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, जमीनी फौज को इस इलाके में दुश्मन का पीछा करने की छूट दी जा रही है, बाकी कश्मीर में कहीं हम पाकिस्तान के खिलाफ रिएक्ट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने हाँ में सर हिला दिया। यानी 18 मई तक भी, घुसपैठ का पता चलने के 15 दिन बाद भी भारतीय वायुसेना को लड़ने की इजाजत सरकार ने नहीं दी। फिर 21 मई को एक घटना होती है जिससे पूरी इक्वेशन बदलती है। एयरफोर्स का एक कैनबरा एयरक्राफ्ट जो एक पुराना टोही विमान था, रेकी के लिए भेजा गया था, जिसका काम था ऊपर से पिक्चर्स क्लिक करना, कारगिल के इलाके में उड़ान भर रहा था। और यही वो एयरक्राफ्ट था जो पहली बार घुसपैठ के फोटोग्राफिक सबूत लेकर के आया। लेकिन इसी फ्लाइट में उसके इंजन पर एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल यानी कि स्टिंगर ही वहां पे थी, यह आकर के लग गई। पायलट ने मिसाइल लगने के बावजूद जहाज को संभाल लिया और सेफली लैंड भी कराया विद फुटेज। लेकिन संदेश साफ था, वहां जो चोटियों पर बैठे थे वो सिर्फ राइफल्स लेके नहीं आए थे, उनके पास आसमान से हवाई जहाज गिराने की ताकत थी। एयरफोर्स ने कैनबरा की फ्लाइट्स को तुरंत बंद कर दिया और उसकी जगह मिग-25 लाए गए जो बहुत हाइट से मिसाइलों के पहुंच से बहुत बाहर रह करके पिक्चर्स क्लिक कर सकते थे। और इसके लिए बीच जंग में एयरक्राफ्ट के कैमरे चेंज किए गए, उड़ान के तरीके भी थोड़े बदले गए। 23 मई को फिर आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक विदेश दौरे से लौटते हैं और अब दोनों सेनाओं के प्रमुख आमने सामने आते हैं। 24 मई की सुबह कैबिनेट कमेटी की बैठक से ठीक पहले तीनों चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के दफ्तर में जमा होते हैं। टिप्पणीस एक बार फिर हेलीकॉप्टर वाली बात उठाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि लद्दाख की जो क्रिस्टल क्लियर हवा है, ब्लू स्काईज वहां पे हैं, वहां पे हेलीकॉप्टर छुप नहीं पाएगा, वैली से आते हुए ही दुश्मन को वो दिख जाएगा। टिप्पणीस लिखते हैं कि आर्मी चीफ उस वक्त कोई सफाई सुनने के मूड में नहीं थे और पलट कर उन्होंने सवाल दाग दिया कि आपको क्या लगता है, 40 साल की मेरी सर्विस हो गई है, क्या मुझे हेलीबॉर्न ऑपरेशंस के बारे में कुछ नहीं मालूम है। टिप्पणीस ने माहौल हल्का करने की कोशिश की और कहा कि मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ही हेलीकॉप्टर उड़ाने के बारे में सब कुछ पता है, मैं तो एयरफोर्स में हूं। टिप्पणीस लिखते हैं कि इसका असर उल्टा हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, मैं अकेले निपट लूंगा, और वो कमरे से बाहर चले गए। टिप्पणीस उनके पीछे पीछे कॉरिडोर में गए और कहा कि आप शांत हो जाइए, आपको आपके हेलीकॉप्टर्स हम दे देंगे। टिप्पणीस इस फैसले के बारे में लिखते हैं कि आर्मी और एयरफोर्स के रिश्ते को बचाने के चक्कर में उन्होंने अपने बेटर जजमेंट के खिलाफ जाकर हामी भरी हेलीकॉप्टर यूज के लिए। उसी दिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की फिर से बैठक हुई। आर्मी चीफ ने विस्तार से बताया कि हालात कितने मुश्किल हैं और एयरफोर्स का उतारना कितना जरूरी है। टिप्पणीस ने भी इतना कहा कि एयरफोर्स तैयार है, हमको 24 घंटे का नोटिस चाहिए, बहुत ज़रूरी हुआ तो हम 12 घंटे में भी काम शुरू कर सकते हैं।
प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी इसके बाद कहते हैं कि ठीक है, कल सुबह फिर से मिलते हैं। 25 मई की सुबह बैठक दोबारा होती है। इस बार भूमिका और छोटी हो जाती है। आर्मी चीफ कहते हैं 2-2 कि एयरफोर्स तो हमको चाहिए, और टिप्पणीज प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि आर्मी को एयरफोर्स का साथ मिलना ही चाहिए। सबकी नज़रें प्राइम मिनिस्टर पर थी और अटल बिहारी वाजपेयी अपने उसी धीमे और ठहरे हुए अंदाज में कहते हैं कि ठीक है, कल सुबह से शुरू करो। टिप्पणीज ने एसी मीटिंग में एक और परमिशन मांगी। उन्होंने कहा कि हमारे एयरक्राफ्ट निशाना तो अपने ही तरफ से टारगेट पर लगाएंगे, लेकिन हमला करने के बाद हो सकता है मुड़ने के लिए उन्हें थोड़ा एलओसी पार करना पड़े, तो इसकी आप छूट दे दीजिए। टिप्पणीज लिखते हैं कि इस सवाल पर प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और बहुत सख्ती से उन्होंने कहा कि नहीं, एलओसी पार आपको नहीं करनी है। एक लाइन, और इसी एक लाइन ने वाजपेयी की अगले 50 दिनों तक भारतीय वायुसेना के हर पायलट के हाथ बांध दिए। आपको दुश्मन को हिट करना है, लेकिन आप उस तरफ नहीं जा सकते जहां से उसे राशन और गोला बारूद आ रहा है। आपको उसे ऊपर पहाड़ पर ही मारना है, लेकिन आप उस दिशा से हमला नहीं कर सकते जिस दिशा से हमला करना आसान हो सकता है। बैठक खत्म हुई, लोग चुपचाप कमरे से बाहर निकले और उसी शाम एयर चीफ मार्शल ने अपने वर्दी के फीते बदले, यानी एक तरह से अपनी पहचान बदली। स्टैंड बाय एम्बेसडर में वो बैठे और वो श्रीनगर के लिए निकल गए। श्रीनगर में जब टिप्पणीज प्लेन से उतरे तो वहां एयर ऑफिसर कमांडिंग अपने कुत्ते को पट्टे से पकड़े हुए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि हेडक्वार्टर से कोई स्पेशल पैकेट आपको रिसीव करना है। टिप्पणीज लिखते हैं कि अगर हालत कुछ और होते तो वो उस अफसर के चेहरे के भाव देखकर हंस देते। उन्होंने ऑफिसर को बताया कि कल सुबह से तुम्हारा नंबर है, लेकिन ये भी कहा कि फॉर्मल ऑर्डर्स का आप वेट कीजिए, मैं यहाँ पे ऑर्डर देने नहीं आया हूँ, क्रू से मिलूंगा। फिर वो स्क्वाड्रन के कमांडर से मिलते हैं, कुछ पायलट से मिलते हैं, भाषण नहीं देते हैं, बस ये कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि तुम लोग उम्मीद से ज्यादा ही करके आओगे। टिप्पणीज लिखते हैं कि ये पायलट्स उस वक्त कॉकपिट में बैठने के लिए मचल रहे थे और फिर टिप्पणीज दिल्ली लौट आए। उन्होंने अपने लेख में उस रात के बारे में एक ही लाइन लिखी है कि रात लंबी होने वाली थी। अगली सुबह क्या हुआ उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वो स्क्वाड्रन कौन सा था जिसकी कहानी नेटफ्लिक्स ने चुनी है, और उन 3 दिनों में एयरफोर्स के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी लड़ाई का तरीका ही बदलने पर मजबूर किया था। टिप्पणीज अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि जब एयरफोर्स के ऑपरेशन के लिए यह नाम चुना गया, ऑपरेशन सफेद सागर, तो एयरफोर्स के अंदर प्लानिंग वाले कुछ लोगों ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया। उनकी शिकायत थी कि यह नाम पब्लिक इमेजिनेशन में फिट नहीं बैठ पाएगा, लोगों को समझ नहीं आएगा। फिर एयरफोर्स के बाहर से भी कुछ स्वर उठे। इनका कहना था कि जब पूरे अभियान का नाम ऑपरेशन विजय है ही, तो एयरफोर्स को अलग से कोड नेम क्यों चाहिए। 26 मई 1999 की सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ। सुबह 6:30 बजे पहला हमला हुआ। 2-2 विमानों की टुकड़ियों में एक के बाद एक हमले किए गए। इनमें MiG-21 थे, MiG-23 थे, MiG-27 थे। ये तीनों फाइटर जेट्स थे जिन्हें ग्राउंड अटैक रोल्स में इस्तेमाल किया गया। रॉकेट्स और अनगाइडेड बॉम्ब्स गिराए गए और इन्हें एस्कॉर्ट किया MiG-29 ने। ये एयर सुपीरियॉरिटी रोल में थे, जिनका काम था दुश्मन की एयरफोर्स को इंटरसेप्ट करना अगर वो रिएक्ट करता है। साथ में Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी उतारे गए थे। ये भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लेकिन इन ऊंचाइयों पर ये उड़ सकते थे, तो इन पर रॉकेट पॉड्स लगाए गए। लेकिन एक दिक्कत अब भी रह गई। कुछ 3 या 4 हेलीकॉप्टर्स को छोड़कर दुश्मन की मिसाइलों को चकमा देने के लिए Mi-17 के पास भी काउंटर मेजर नहीं थे, जैसे ये फ्लेयर्स नहीं छोड़ पाते थे। खैर, इस्तेमाल किए गए। टिप्पणीज अपने उस लेख में सुबह की तस्वीर खींचते हैं। वो लिखते हैं कि कल्पना कीजिए एक ही हेलीकॉप्टर से 192 रॉकेट निकल रहे हों, और ऐसे 4 हेलीकॉप्टर थे जो द्रास, कारगिल और बटालिक के ऊपर बने घुसपैठियों के कैंप, उनके एम्यूनिशन स्टॉक पाइल और उनके सप्लाई रूट्स पर निशाना लगा रहे थे। दिन के आखिर में आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि टाइगर हिल और तोलोलिंग पर असरदार हमला हुआ है। एक और जगह पर हमला उतना कामयाब नहीं रहा, लेकिन कुल मिलाकर मोड ये था कि एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट काम कर रहा है, इसको और बढ़ाना होगा। नोट कीजिए, भारतीय वायुसेना ने कश्मीर में आखिरी बार एम्यूनिशन 1971 के दिसंबर में चलाया था, जब उसके पुराने वैम्पायर एयरक्राफ्ट्स ने कारगिल सेक्टर में ही पाकिस्तानी बंकर उड़ाए थे। यानी जो पायलट 26 मई की सुबह उड़ान भर रहे थे, उनमें से ज्यादातर के लिए ये पहली असली लड़ाई थी, और पहली लड़ाई में उन्हें जो काम मिला वो शायद दुनिया की किसी एयरफोर्स ने पहले नहीं किया था। आप ऐसे समझिए कि निशाना
दिखता कैसा था? आपके नीचे 14,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, हर तरफ काली चट्टान और बर्फ, सफेद काला, आसमान सफेद। इसी काले सफेद बैकग्राउंड में दुश्मन के छोटे छोटे तंबू हैं जो अलग से पहचान में आ नहीं रहे हैं। मिशन में शामिल पायलट ने बाद में लिखा कि जो चीज कारगिल में हमारा सबसे बड़ा टारगेट थी, वो एक आम जंग में बहुत छोटा टारगेट माना जाता, जिस पर एयरफोर्स भेजने के बारे में कोई सोचता भी नहीं। दूसरी दिक्कत स्पीड और ऑल्टीट्यूड की थी। ऊंचाई पर हवा पतली होती है और पतली हवा में जब बम फेंका जाता है तो ड्रैग उसको बहुत कम मिलता है, इसलिए बम अंदाजे से आगे जाकर गिरता है। इसी पतली हवा में एयरक्राफ्ट को डाइव करके निकलने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है, इसलिए पायलट को बम जल्दी छोड़ना पड़ता है और उसे निशाना साधने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। हथियार बनाने वाली कंपनियों ने कभी इन ऊंचाइयों के लिए ना चार्ट्स बनाए थे और न ही प्लेटफॉर्म्स डिजाइन किए थे। तीसरी और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सरकार ने कह दिया था कि एलओसी पार नहीं करनी, यानी अगर किसी चोटी पर हमला करने का सबसे सेफ रास्ता एलसी के उस तरफ से होकर जाता था तो वो रास्ता एयरफोर्स के लिए बंद था। आपको गलत दिशा से, गलत कोण से और ज्यादा खतरे में रहकर उन टारगेट्स को हिट करना था। इसका नतीजा क्या हुआ, अगले ही दिन पता चला। 27 मई बटालिक के नॉर्थ ईस्ट में एक निशाने पर 2 MiG-27 की 2 सॉर्टीज भेजी गई। बीच में तय वक्त का एक फासला भी रखा गया था कि इतने गैप पर जाना है। जो पहला पेयर था एयरक्राफ्ट्स का अपना काम करके लौट आया और रेडियो पर उन्होंने बता भी दिया कि मिशन उनका सक्सेसफुल रहा। लेकिन असली दिक्कत इसके बाद हुई। इसी ऑपरेशन पर लिखी गई किताब एयर पावर एट 18,000 फीट द इंडियन एयरफोर्स इन द कारगिल वॉर में बेंजामिन एस लैम्बेथ लिखते हैं कि दूसरी जोड़ी का लीडर हमले की सही पोजीशन में आ ही नहीं पाया और उसने अटैक को टाला। दोनों ने दोबारा कोशिश की, फिर से वो फेल हुए। अब जो नंबर 2 था उसको लगा कि उसे टारगेट दिख गया है और उसने एक तीसरी कोशिश करने की कोशिश की उस दिशा से जिस दिशा से जाने की ब्रीफिंग में साफ मनाही थी। टिप्निस इस वाक्य के बारे में लिखते हैं कि जवान खून जब कुछ कर गुजरने की धुन में होता है तो एहतियात और ब्रीफिंग दोनों को हवा में उड़ा देता है। पायलट ने रॉकेट और कैनन उस स्पीड और ऑल्टीट्यूड पर चलाए जिस पर उन्हें चलाने की इजाजत नहीं थी और वैसे भी उस दिन विमान ऑपरेशनल क्लियरेंस से ज्यादा ऊंचाई से रॉकेट्स चला रहे थे। टिप्निस लिखते हैं कि ऐसे में गलतियां ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई होती हैं। MiG-27 का इंजन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया, फ्लेम आउट हो गया, बंद हो गया। दोबारा चालू करने के लिए कोई गुंजाइश थी नहीं क्योंकि वो नीचे उड़ रहे थे। ऐसे में पायलट ने इजेक्ट किया, दुश्मन के इलाके में उसे उतरना पड़ा। इस पायलट का नाम आप में से बहुत लोग जानते ही हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता। जैसे ही जमीन पर पहुंचे पकड़ लिए गए। ठीक इसी वक्त उसी इलाके में एक MiG-21 भी उड़ रहा था। इसका काम था बैटल डैमेज असेसमेंट, BDA, यानी हमले के बाद की पिक्चर्स आपको क्लिक करनी है। ये देखना है कि कहां कहां पे आप हिट कर पाए, आपके बॉम्ब्स कहां गए, उन्होंने कितना नुकसान किया, ताकि इस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर मिशंस के लिए आप यूज कर सको कि क्या करेक्शन करना है। इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा ने रेडियो पर नचिकेता का वो कॉल सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो इजेक्ट कर रहे हैं। यानी आहूजा जानते थे कि किस इलाके में हमारा पायलट गिरा होगा। और यहां वो हुआ जिसे टिप्निस अपने लेख में बहादुरी भी कहते हैं और गलती भी। आहूजा ने अपने साथी विमान को वापस भेज दिया। एक दूसरा MiG-21 भी था, ये सेफ, और ये खुद नचिकेता को ढूंढने के लिए नीचे आए। MiG-21 ज्यादा हाइट पर उड़ रहे थे। टेक्निकली ये सबसे डेंजरस चीज थी जो स्क्वाड्रन लीडर आहूजा कर सकते थे और उन्होंने वो किया। MiG-21 वैली फ्लाइंग के लिए या कम रफ्तार पर उड़ने के लिए डिजाइन नहीं किए गए। अगेन एक सोवियत प्लेटफॉर्म है, बहुत ऊंचाई पर, और जो अमेरिकन बॉम्बर्स थे उनको चेज करने के लिए इसको बनाया गया था। ऐसे में अपनी एयर स्पीड को मेंटेन रखने के लिए आपको नोज नीचे करनी पड़ती है, विमान डिसेंड करता है और नीचे आने का सबसे बड़ा खतरा यह पैदा होता है कि अब स्क्वाड्रन लीडर आहूजा उस रेंज में आ गए जहां शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स, वो स्टिंगर्स जो पाकिस्तानियों के पास थी, वो हिट कर सकती थी। और ऐसा ही हुआ। एक मिसाइल आहूजा के प्लेन से लगी, एयरक्राफ्ट नीचे गिरा। इजेक्शन सीट ने यहां भी अपना काम किया और वो सुरक्षित बाहर निकले, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने उन्हें पकड़ा और गोली मार दी। लेकिन मरने से पहले स्क्वाड्रन लीडर आहूजा ने जो जानकारी रिले की थी, उसी के चलते पाकिस्तान कभी इस बात से इनकार नहीं कर पाया कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता जीवित उसके इलाके में उतरे थे।
स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उधर फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता करीब एक हफ्ते तक पाकिस्तान की कैद में रहे और 3 जून 1999 को उन्हें वापस हिंदुस्तान भेजा गया और उनकी वापसी उस वक्त टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखे गए विजुअल्स में से एक थी। अब नेटफ्लिक्स की सीरीज से तुलना कीजिए। सीरीज का पहला शॉट यही है कि बर्फ से ढके पहाड़ हैं, एक मिग उड़ रहा है, मिग 21, और स्क्रीन पर लिखा आता है 27 मई 1999, कारगिल वॉर डे 24। पायलट अपनी फॉर्मेशन से अलग होकर अपने साथियों को ढूंढने जा रहा है और तभी नीचे से एक स्टिंगर मिसाइल छूटती है और मिग को लग जाती है। यानी सीरीज अपने पहले ही फ्रेम में स्क्वाड्रन लीडर आहूजा वाली असली घटना को दिखाता है और मोटे तौर पर एक्यूरेट दिखाता है। एक पायलट जो नियम से ज्यादा अपने साथी की चिंता करता है। लेकिन एक बारीक फर्क है जो आपको जानना चाहिए। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता एक ही स्क्वाड्रन के नहीं थे। आहूजा मिग 21 उड़ाने वाले नंबर 17 स्क्वाड्रन में थे, गोल्डन एरोज के, और जिसकी कहानी ये सीरीज आपको बता भी रही है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता मिग 27 उड़ाने वाले एक अलग स्क्वाड्रन में थे। दोनों श्रीनगर से ही ऑपरेट कर रहे थे पर एक ही यूनिट के कलीग्स नहीं थे। यही वजह है कि आहूजा का नचिकेता को ढूंढने जाना और बड़ी बात बन जाती है। वो अपनी यूनिट के लड़के के लिए नहीं गए थे, वो एक इंडियन पायलट के लिए वहां गए थे। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा उस दिन क्या कर रहे थे, इस पर भी सोर्सेज में कुछ हल्का फर्क आपको मिलता है। एयर चीफ टिपनिस के मुताबिक उन्हें हमले के बाद की तस्वीरें लेने का काम मिला था, बैटल डैमेज असेसमेंट। कुछ जगह यह जिक्र भी मिलता है कि वो ऊपर से कवर दे रहे थे, एस्कॉर्ट कर रहे थे इन मिग 27 को। दोनों में एक बात कॉमन है, वो ये कि वो अपना तय काम छोड़कर नीचे आए थे ताकि नचिकेता को ढूंढ सकें, और ये उनका अपना फैसला था, उन्होंने वॉलंटियर किया था। टिपनिस लिखते हैं कि इस घटना के अगले रोज यानी 28 मई को टिपनिस के पास रक्षा मंत्रालय से फोन आया और सवाल यह था कि क्या हमारा कोई हेलीकॉप्टर भी गिरा है। अब टिपनिस के लिए यह हैरान करने वाला सवाल था क्योंकि उन्हें किसी ने यह ही नहीं बताया था कि कोई हेलीकॉप्टर अभी मिसिंग है। एयर हेडक्वार्टर के पास कोई जानकारी नहीं थी, वेस्टर्न एयर कमांड के पास कोई जानकारी नहीं थी, श्रीनगर के पास भी एक्यूरेट जानकारी नहीं थी। अब इसकी वजह यह थी कि मी 17 जो मिशन कर रहे थे कारगिल में, मिशन पर निकलने से लेकर के लौटने तक रेडियो साइलेंस रखते थे ताकि दुश्मन उनकी बात को पकड़ ना सके। यानी जब तक फॉर्मेशन लौट कर नहीं आती, स्टेशन को भी कुछ नहीं पता होता था। श्रीनगर ने बस इतना बताया कि 4 हेलीकॉप्टर्स की एक फॉर्मेशन मिशन पर गई है जिसका कॉइल साइन है नुब्रा, और ये 4 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन लौटी नहीं है। नुब्रा लद्दाख की एक नदी का नाम है जो सियाचिन ग्लेशियर के मुहाने से निकलती है और ऊंची चट्टानी दीवारों के बीच से बहती है। टिपनिस उसी नदी के ऊपर से कई बार फ्लाई कर चुके थे और वो लिखते हैं कि उस दिन इंतजार करते हुए बार बार उनकी आंखों के सामने वही नदी आ रही थी। फिर खबर भी आई, नुब्रा 4 को स्टिंगर मिसाइल ने गिरा दिया। 4 लोग जो उसमें सवार थे वीरगति को प्राप्त हुए। इस हादसे की भी एक अपनी वजह से, दरअसल उन हेलीकॉप्टर्स में हमने बताया भी मी 17 को यूटिलिटी के लिए डिजाइन किया गया था। उनमें एक अलग से उपकरण लगाया गया था जिसे फ्लेयर डिस्पेंसर कहा जाता है। तेज गर्मी वाले छोटे छोटे गोले हवा में छोड़ता है। गर्मी के पीछे भागने वाली मिसाइल्स इंजन की जगह इनको चेस करने लगती हैं और हेलीकॉप्टर या दूसरा एयरक्राफ्ट बच जाता है। नुब्रा सॉटी वाली यूनिट के एक हेलीकॉप्टर में फ्लेयर डिस्पेंसर नहीं था जिसको स्टिंगर ने हिट कर लिया। कुल मिलाकर 3 दिन में एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान और 1 हेलीकॉप्टर का नुकसान हो गया और 5 लोगों की जान चली गई। फिर एयरफोर्स ने 3 बड़े फैसले लिए। पहला कि अटैक रोल्स में हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल पूरी तरह बंद होगा। वही हेलीकॉप्टर जिनके लिए 2 हफ्ते तक बहस चली भी थी। आगे से हेलीकॉप्टर्स यूज हुए लेकिन सिर्फ रेकी के लिए, यूटिलिटी के लिए यानी सामान ढोने के लिए, ट्रूप्स को ले जाने के लिए, और कैजुवैक यानी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, घायलों को निकालने के लिए। दूसरा फैसला यह हुआ कि अब हर लड़ाकू विमान पहाड़ की चोटी से 6 से 8 हजार फीट ऊपर रहेगा, यानी जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स वहां पे थी उसकी पहुंच से बाहर। तीसरा फैसला यह लिया गया कि ऑपरेशन में शामिल हर एयरक्राफ्ट पर फ्लेयर डिस्पेंसर होना ही चाहिए। अब ये जो डिसीजन लिया गया उसका असर क्या हुआ, आपको आंकड़े बता देते हैं। पूरी जंग के दौरान दुश्मन ने भारतीय विमानों पर 100 से ज्यादा मिसाइल्स दागी, लेकिन पहले 3 दिनों के बाद एक भी इंडियन एयरक्राफ्ट को न गिराया जा सका, न उसे हिट ही किया जा सका। लेकिन असली सवाल तो अभी भी बाकी था। 2 हफ्ते की बहस के बाद 3 दिन में 3 एयरक्राफ्ट खोने के बाद इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे बड़ा सवाल यह था
कि जिस निशाने को हम देख ही नहीं पा रहे हैं उसको हिट करेंगे कैसे, क्योंकि ज्यादा हाइट से नीचे समझ में नहीं आता था कि सफेद काला में टारगेट कहाँ है। इसका जवाब 3 जगहों से आया, एक इजराइल से, एक बाजार की एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से और एक नौजवान पायलट के दिमाग से जो अपने साथ कॉकपिट में एक ऐसी चीज लेकर के गया था जिसकी परमिशन नहीं थी। ये कहानी आपको अगले एपिसोड में बताएंगे और साथ ही जानेंगे उस हमले की कहानी भी जिसने असल में पाकिस्तान की कमर तोड़ी। इसी जानकारी के साथ अलिफ लैला के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। जय हिंद।